चलिए एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, और थोड़ा रिस्पॉन्स तेजी में करना है, ठीक है। रिवीजन में स्लो नहीं होना है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, बताइए आईयूपीएससी ने में सबसे पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम? अरे भाई जोर से बोलो, नेमिंग में किसका नाम? साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड, डॉन, ऐसा याद हो। अरे भाई तुम बोलता ही नहीं, मजा नहीं आता मुझे। हाँ ठीक है, ताकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाए भाई, ठीक है। बोलने से शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। सबसे पहले आप लोग बताइए, सबसे पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। नंबरिंग करते समय में नंबरिंग का क्या क्या रूल था? सबसे पहले सिलेक्शन करते समय सबसे पहले किसको देखना था? डॉन। किसको देखना था? डॉन। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, किसको देखना था? मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या देखना था? साइड ब्रांच, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताइए, सिलेक्शन करते समय में हम लोग क्या ध्यान रखते थे? अरे भाई सिलेक्शन करते समय में सब मैक्सिमम क्या आनी चाहिए थी? डॉन। डॉन के बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन, क्या होना चाहिए था? नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद क्या आना चाहिए था? सब्स्टिट्यूएंट। क्या आना चाहिए था? बोलिए सब्स्टिट्यूएंट। क्या याद? क्लियर है ना भाई? उसके बाद देखिए मैं बताया था, कॉमन नाम लिखना सिखाया था। क्या सिखाया था भाई? कॉमन नेम। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही, जो सब कुछ बोलेंगे, जोर जोर से बोलिए, नहीं बोलेंगे याद नहीं हो पाएगा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। दो कार्बन को एसिड। दो कार्बन को एसिड। तीन कार्बन को प्रोपियोन। क्या बोलते थे? प्रोपियोन। चार कार्बन को ब्यूटाइल। पांच कार्बन को वेलर। क्या बोलते थे? वेलर। चलिए एल्डिहाइड का कॉमन नेम? अरे भाई एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। एनहाइड्राइड का कॉमन नेम इक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? इक एनहाइड्राइड। साइनाइड का कॉमन नेम ओ नाइट्राइल। क्या होता था? ओ नाइट्राइल। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर अब मुझे बताइए भाई, याद रख, सिलेक्शन करने के बाद मैं बोला था भाई, अगर तीन कार्बन एक पाई बॉन्ड हो तो नाम क्या होता है? एक्राइल। क्या नाम होता है? एक्राइल। तीन कार्बन एक पाई बॉन्ड, नाम क्या होता है? एक्राइल। चार कार्बन एक पाई बॉन्ड लेकिन वो सेकंड पोजीशन में लगाए, नाम क्या होता है? प्रोटोन। क्या नाम होता है? प्रोटोन। अगर सीएचओ ग्रुप लगाए तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोनल। प्रोटोनल एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं? और अगर उसमें सीएचओ ग्रुप लगाए तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोटोनिक एसिड। क्या बताओ, ब्यूटाइल एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या भाई? अरे भाई ब्यूटाइल एल्डिहाइड का कॉमन नेम है ना भाई, उसमें बताओ ब्यूटाइल एल्डिहाइड का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, विनाइल किसको बोलते थे? अरे भाई विनाइल, विनाइल था, एलाइल था, बेंजाइल था, है कि नहीं? विनाइल किसको बोलते हैं? अरे भाई ध्यान से सुनिए, अगर CH2, भाई ध्यान ध्यान देंगे, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे वैलेंसी खाली होती है तो नाम क्या होती है? विनाइल। क्या नाम होती है? विनाइल। एलाइल, एलाइल किसको बोलते हैं? sp2 के जस्ट बगल वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे एक वैलेंसी खाली होती है तो नाम क्या होता है? एलाइल। क्या नाम होता है? एलाइल। अगर मान लो ऐसा लिखा है, अरे भाई अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। अरे भाई ध्यान दीजिए, क्या ये sp2 है क्या? क्या ये sp3 है क्या? इसके जस्ट बगल में वैलेंसी खाली था और उस पर जुड़ क्या क्या है बताइए? Cl। तो नाम क्या हो जाएगा? एलाइल। क्या नाम हो जाएगा? एलाइल। बेंजाइल किसको बोलते हैं भाई? अरे भाई बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास वैलेंसी खाली होती है तो नाम क्या होती है? बेंजाइल। क्या नाम होती है? बोलिए बेंजाइल। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे नीचे में क्या होती है? अमाइन। अमाइन से ऊपर में थायोल। थायोल से ऊपर में एल्कोहल। एल्कोहल का कॉमन नेम क्या? अगर एल्कोहल डॉन होगा तो उसका नाम क्या होगा? अल होगा, ओ एल होगा। क्या समझ पा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक, अगर देखो मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं, अगर वो डॉन के जैसे बिहेव होंगे तो उनका नाम क्या होगा आपको बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम, सॉरी गलती बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डॉन के जैसे बिहेव कर रहे हैं तो उसका नाम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। क्या लिखेंगे भाई? ओइक एसिड। अगर एनहाइड्राइड है तो क्या नाम लिखेंगे? इक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? इक एनहाइड्राइड। एस्टर हो गया तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? O8 लगाना है कि कार्बोक्सिलेट लिखना है? O8 लगाना है। क्या लगाना है बोलिए? O8 लगाना है। एसिड हेलाइड का बताइए, एसिड हेलाइड का आइल हेलाइड। क्या नाम हो जाएगा? आइल हेलाइड। समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं ना? एसिड हेलाइड का। अमाइड का बोलिए, अमाइड का कॉमन नेम अमाइड होता है। अमाइन का कॉमन नेम अमाइन होता है। अल्कोहल का कॉमन नेम ऑल होता है। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का अल होता है। कीटोन का क्या होता है? ओन होता है। क्या होता है बोलिए? ओन होता है। साइनाइड का, अरे CN होगा तो नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये नाम सिखाया गया था आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें,
उसके बाद आपको नेमिंग कराई गई थी, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, फिर हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमर्स। क्या पढ़ रहे थे भाई? आइसोमर्स। अच्छा बताओ, ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो दोनों कंपाउंड अलग है, तो उसका क्या नाम होता है? आइसोमर। अगर दो कंपाउंड जिनका एमएफ सेम है और इस आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो गया तो कौन सा कैटेगरी होगा? स्ट्रक्चरल। अरे क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल। ऐसे दो कंपाउंड जिनका एमएफ सेम है और आईयूपीएसी नेम सेम है तो क्या हो जाता है? स्टीरियो आइसोमरिज्म। ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है, तो दो प्रकार का होता था, कन्फॉर्मेशनल, कन्फिगरेशनल। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं? ऐसे आइसोमरिज्म जो किसका वजह से राइज होता है? रोटेशन का वजह से राइज होता है, तो नाम क्या हो जाता था? कन्फॉर्मेशनल। क्या होता है? जल्दी भाई, आप लोगों का आवाज कहाँ है भाई? थोड़ा रिस्पॉन्स करिए। चलिए, कन्फॉर्मेशनल में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेगर या इक्लिप्स? स्टेगर स्टेबल, इक्लिप्स स्टेगर। स्टेगर में ये बताओ एंगल कितना होता था? 60 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोर्ड पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं बोला था कि जब भी हम लोग रोटेशन करते हैं तो क्या ये कभी कभी बॉन्ड एक दूसरे के पीछे आता है, कभी कभी एक दूसरे से दूर जाता है, कभी कभी बॉन्ड आमने सामने होता है, कभी कभी बॉन्ड रोटेशन करते समय एक दूसरे से दूर होता है, कभी कभी बॉन्ड सामने होता है कि नहीं होता है? अभी बताओ, बॉन्ड सामने दूर है, सामने है, और बताओ दूर चला गया, फिर क्या हो गया? सामने, फिर क्या हो गया? दूर हो गया, फिर क्या हो गया? सामने। मैं आपको बता रहा था, अरे भाई देखो, आगे वाला बॉन्ड और पीछे वाला बॉन्ड का बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। अभी बताओ एंगल कितना डिग्री है? अभी बताइए एंगल कितना हो गया? 60। अभी कितना हो गया? 0। अभी कितना हो गया? 60। अभी कितना हो गया? 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, क्या बताओ, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये जो बॉन्ड बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। क्या वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अरे भाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बताओ ये क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दोनों को निकाल दिया भाई, दोनों को यहां से निकाल दिया, क्या कुछ को स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे क्या? अरे भाई बताओ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये सामने वाला, ये पीछे वाला, बताओ सामने सामने है क्या भाई? सामने सामने। क्या रिपल्सन होगा? नहीं होगा? होगा। और उस रिपल्सन का नाम क्या होता था? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या नाम होता था? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब बताओ रिपल्सन होगा नहीं होगा? दूर चले गए, क्या हो गए भाई? दूर। क्या रिपल्सन होगा? नहीं होगा। अब रिपल्सन होगा? होगा। रिपल्सन होगा? नहीं होगा। रिपल्सन होगा? अब क्या होगा? नहीं होगा। मतलब जब एंगल 60 डिग्री होती है तो रिपल्सन नहीं होता है, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो वो आमने सामने होता है तो रिपल्सन होता है। बोलो क्लियर है ना? अगर रिपल्सन होगा तो बताओ ऊर्जा बढ़ेगी कम हो जाएगी? जोर से बोलो, बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? बताओ। अब आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। बताओ, स्टेबल है कम स्टेबल है? कम स्टेबल। ये बताइए, स्टेबल ये हो जाएगा, कम स्टेबल मतलब लेस स्टेबल, ये बोलो। मोर स्टेबल, ये बोलो। ये कौन सा हो जाएगा? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आप जब एंगल 0 डिग्री होता है तो कौन सा फॉर्म कराता था? इक्लिप्स से स्टेगर्ड। बताओ ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? स्टेगर्ड। अगर मैं बोलूं, बताइए यहाँ में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री, और एक बार एंगल 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल सकता हूं भाई, अगर आपको चेक करना है, एक 0 डिग्री एंगल दिया है और एक 60 डिग्री एंगल दिया है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जोर से बोलो, कौन स्टेबल होगा? 60 का क्या नाम होता है? स्टेगर। फिर हम लोग देख रहे थे ब्यूटेन का बहुत सारा कन्फॉर्मर्स बनाया गया था क्या भाई? उसमें बताओ, क्या एक में बल्कि ग्रुप क्या था भाई? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या आपको यहाँ में दिखाई दे रही है भाई? यहाँ में देखो क्या है, ये फ्रंट वाला कार्बन है कि नहीं है? बोलिए, फ्रंट वाला कार्बन है यार भाई, ध्यान से देखो, क्या ये फ्रंट वाला कार्बन है? क्या इसके पास 2 हाइड्रोजन है? क्या ये CH3 है? क्या ये बल्कि ग्रुप है कि नहीं है? अब बताओ, यहाँ में बैक वाला कार्बन को देखिए, यहाँ में 2 हाइड्रोजन है और एक बल्कि ग्रुप लगा है। क्या समझ पा रहे हैं? जब दोनों बल्कि ग्रुप देखो आमने सामने होंगे तो क्या ये दोनों को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इस रिपल्सन का नाम क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या था बोलिए? स्टेरिक रिपल्सन। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, बताओ यहाँ में रिपल्सन मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। बताओ रिपल्सन थोड़ा सा मिनिमम। फिर बताइए रिपल्सन मिनिमम, फिर रिपल्सन सबसे मिनिमम। कब रिपल्सन सबसे मिनिमम? जब बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो 2 बल्कि ग्रुप है तो 2 बल्कि ग्रुप को अगर 60 डिग्री में रख देते हैं, अरे भाई बताओ, क्या इसमें 3 स्टेगर 3 इक्लिप्स बन रहा था क्या? जोर से बोलो, 3 स्टेगर 3 इक्लिप्स बन रहा था क्या? क्या स्टेगर का बीच का एंगल, स्टेगर का बीच का एंगल, थीटा का वैल्यू, देखो ध्यान से सुनेंगे, 2 प्रकार का एंगल है। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसका डाइहेड्रल एंगल 0 होगा। अगर आप रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री में रोटेशन होता है, तो आगे और पीछे का बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। वो हमेशा 0 डिग्री या तो
60 डिग्री होगा। हम जिस एंगल से रोटेट करते हैं वो अल्फा होता था, उसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या भाई? अगर मान लो ये सेम है तो ये एंगल रोटेशन कितना होगा? 0। डाइहेड्रल एंगल भी 0। अगर तुमने रोटेट करा तो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, रोटेशन भी कितना होगा? 60 डिग्री। फिर तुमने रोटेट कर दिया तो एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। एक बार 60, दूसरा बार 60, टोटल एंगल कितना हो गया? आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। कितना हो जाएगा? 120। लेकिन डाइहेड्रल एंगल 0 होगा। कितना होगा बोलिए? 0 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, जो आपको इंपोर्टेंट है, जो आपको याद करना चाहिए, वो क्या याद होना चाहिए? अगर हम बात करें, अगर दो बल्कि ग्रुप है भाई, बताइए जल्दी से, 0 डिग्री एंगल ज्यादा स्टेबल है 60 डिग्री वाला? अगर 4 कंपाउंड लिखा है और उसमें 3 0 में दिया है, 60 में दिख रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 60 वाला। थोड़ा रिस्पॉन्स करें भाई, आप लोग क्यों शांत हैं? मतलब रिस्पॉन्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? नहीं तो मैं तो आगे भी पढ़ा सकता था। अरे भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, लास्ट तक आपको याद हो जाना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इससे फुल मार्क्स आएगा। क्वेश्चन काफी आसान होता है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है ताकि बोलेंगे तो याद होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? चलिए ध्यान दीजिए, अगर एक 0 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री, कौन ज्यादा स्टेबल? अगर दो एंगल 60 डिग्री दे दे, अरे भाई दो 60 डिग्री दे दे, तो ध्यान से सुने, जब हम लोग स्टेगर बात करते हैं तो स्टेगर में दो फॉर्म होता था, गोच होता था, एंटी होती थी कि नहीं भाई? क्या बताओ, गोच और एंटी का बीच का एंगल तो कितना ही था? 60 डिग्री। एक का नाम गोच था, दूसरा का नाम एंटी था। गोच कब था? जब दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री था। जब दो बल्कि ग्रुप, देखिए यहां में देखेंगे, ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप का बीच का, अभी देखो ये कौन सा फॉर्म है? स्टेगर्ड या इक्लिप्स? तो आप बोलेंगे इक्लिप्स, और दोनों को रोटेट कर दिया गया 60 डिग्री। 60 डिग्री में दोनों बल्कि ग्रुप है कि नहीं? बताइए, क्या बल्कि ग्रुप है तो रिपल्सन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन इसको क्या बोला जाता था? गोच फॉर्म। क्या बोला जाता था? लेकिन अगर ये इसको अगर हम लोग 180 डिग्री में कर दें, बताओ स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसको क्या बोलते थे? एंटी। एंटी और गोच में कौन ज्यादा स्टेबल? एंटी ज्यादा स्टेबल होता था। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो 4 कंपाउंड दिया है और आपको देखना है, अगर दो बल्कि ग्रुप 60 डिग्री में है, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन उनका 60 है, और दो बल्कि ग्रुप 180 डिग्री में है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 180 डिग्री। उसको कौन सा फॉर्म बोलते थे? एंटी बोलते थे। क्या याद है? क्लियर है ना भाई? चलिए, तो आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर तुम इस ग्रुप को यहां में लगाता तो ज्यादा रिपल्सन हो जाता। इसलिए अगर मोर स्टेबल की बात करें तो मोर स्टेबल तो ये वाला होगा। नहीं समझे? क्या आप देखो, अगर आप इसको ऐसे कर देते तो यहां में रिपल्सन ज्यादा होता, टॉर्सनल स्ट्रेन प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता। लेकिन इसमें देखो, ये बल्कि महाबल्कि, ये कम बल्कि, तो इसमें रिपल्सन थोड़ा कम होगा इसके कंपेयर में, इसलिए ये मोर स्टेबल कन्फर्मर्स है। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? कॉपी कर लीजिए। तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना है भाई, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कहानी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाता है, उस केस में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है? इक्लिप्स या स्टेगर? आंसर इज स्टेगर। मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेगर में भी दो फॉर्म होता है, एंटी गोच में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एंटी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस केस में एंटी से ज्यादा स्टेबल गोच हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको बता रहा हूं, कॉपी हो चुका है क्या ये? अच्छा, अगर बात करें भाई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अगर हाइड्रोजन, अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, अगर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा है, बोले तो अगर हाइड्रोजन फोन के साथ में जुड़ा होगा, किसके साथ में? अगर हाइड्रोजन FON के साथ में जुड़ा होगा, तो ऐसे टाइप के बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। अगर बताइए, हाइड्रोजन क्या ये कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? नहीं। अरे भाई कब बोला जाएगा? जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हो, जब हाइड्रोजन अल्कोहल के साथ में जुड़ा, मतलब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में जुड़ा हो, तो नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे भाई आपको मालूम होगा, बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन है? तो आप बोलते हैं फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन पे चार्ज माइनस आएगी, इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा। बताइए ऑक्सीजन में चार्ज माइनस और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। नाइट्रोजन पे चार्ज निगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? प्लस। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है, तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में गोच वाला फॉर्म
एंटी वाला से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए भाई, अगर मान लो यहां पे लिखा है ऑक्सीजन, क्या लिखा है? ऑक्सीजन। अब यहां में बताओ क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो मैं यहां में क्या कर देता हूं, यहां में फ्लोरीन, यहां में क्या लगा देता हूं भाई? फ्लोरीन लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? फ्लोरीन लगा देता हूं। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? हो सकता है। बताओ यहां में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, इस पे चार्ज प्लस, और ये बताओ कौन चार्ज? माइनस। बताओ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर बात बताइए, अगर यहां में OH ग्रुप भी लग जाए, बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस होगा। तो ये देखो, ये वाला जो प्लस वाला है, या इसका प्लस इसके माइनस के साथ में कौन बॉन्ड बनाने वाला है? तो आप बोलेंगे ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो यहां में लिखा है NH2, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है ना भाई, और इस पे माइनस चार्ज है। क्या दोनों के बीच में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। आप मुझे बताइए, अगर मान लो यहां में लिखा है CHO, क्या लिखा है? CHO, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? CHO में बताओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसका किसका बीच में? कार्बन ऑक्सीजन का बीच में। अरे भाई किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड OH होगा कि नहीं होगा? क्या यहां में ध्यान दीजिएगा, क्या यहां में प्लस और यहां में क्या हो गया? माइनस। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? गॉच वाला एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एंटी गॉच से ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझे आप लोग? समझे तो एक लिखे, नोट डाल गए, नोट चाहिए। लिखिए, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, then gauge form is more stable than anti. Then gauge form is more stable than anti. ठीक है, अगर मान लो कहीं ऐसा ग्रुप आपको दिखाई दे CH2OH और यहां में CH2Z, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखो Z क्या क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अगर Z बताओ OH होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं? अरे भाई हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अरे भाई देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है बताओ? जब हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा हो? फोन के साथ में जुड़ा हो। किसके साथ में? फोन के साथ में। तो 100% कौन सा बॉन्ड होने वाला है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर जेड की वैल्यू क्या हो जाए भाई? OH हो जाए, या फ्लोरीन हो जाए, CHO हो जाए, NH2 हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, क्या आप समझ पा रहे हैं? NH3 प्लस हो जाए, तो ये सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर मान लो यहाँ में OH आ जाए, क्या आ जाए भाई? CHO आ जाए, क्या आ जाए? CHO आ जाए। अगर बोले C डबल बॉन्ड OH आ जाए, कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। यहाँ में क्या होगा? प्लस। और देखो अगर हम बात करें भाई OH का, किसकी बात करा जाए? OH का, ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस। क्यों समझ पा रहे हैं माइनस प्लस क्यों आ रहा है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे माइनस, अरे भाई रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, बताओ इन दोनों का बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल? गॉच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जेड है, मतलब यहाँ में कोई ग्रुप लगा है, यहाँ में OH है और यहाँ में जेड, और वो जेड क्या क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अरे जेड OH हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, जेड का जगह में F हो जाएगा। ये क्या है? ये F है, फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। भाई बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएगा। कॉपी हो चुका है तो क्वेश्चन करते हैं आप। कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो गॉच। जैसे अगर मान लो लिखा है क्वेश्चन,
ग्लाइकोल लिखा है। क्या लिखा है भाई? ग्लाइकोल। अगर ग्लाइकोल बोले तो फॉर्मूला क्या होगा? CH2OH, CH2OH। फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? CH2OH, CH2OH। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल है। और इसमें आपको देखना है क्या कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स बनाना है। लेकिन देखो मैं तो मोर स्टेबल बनवा रहा हूं ना, क्वेश्चन में तो आपको बना के दिया जाएगा, आपको केवल टिक करना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब ध्यान देना, क्या ये कौन सा कार्बन है भाई? फ्रंट कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन, एक OH। बताइए कौन जुड़ा है? दो हाइड्रोजन, एक OH। थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले मैंने फ्रंट वाला कार्बन को बना दिया और यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बोलिए? एक OH जुड़ा हुआ है। और क्या? दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं? मैं पहले दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा और ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये समझ पा रहे हैं? आपको बताना है कौन बोझ है कौन है। अब देखो, क्या ये बैक वाला कार्बन होगा? क्या कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? इक्लिप्स स्टेगर। स्टेगर मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। क्या समझ पा रहे हैं? आपने क्या करा, एक बार इस OH को यहां में लगाया, क्योंकि बैक वाला कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक OH है। अरे भाई देखो, क्या ये कौन सा फॉर्म है? गॉच या एंटी? गॉच या एंटी? गॉच, क्योंकि ये ग्रुप दोनों 60 डिग्री में है कि नहीं है? अब तुमने क्या करा? अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां में आपने OH बना लिया और यहां में H और यहां में H कर लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये कौन सा फॉर्म हो गया? अंटी। क्या हो गया? अंटी। और ये क्या हो गया? गॉच। और देखना है दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब चेक करना है क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। बताओ इस पे चार्ज क्या आने वाला है? माइनस। इस पे क्या आएगा? प्लस। इस पे क्या आएगा? माइनस। इस पे क्या आएगा? प्लस। इसका प्लस इसके साथ में क्या कहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बताओ क्या इसका हाइड्रोजन, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस। इस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस। आप मुझे बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? माइनस। इस पे कौन सा होगा? प्लस। क्या ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अरे नहीं बना सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। अरे मैं बोला था ना, हाइड्रोजन कहां कहां से जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई? इसका मतलब यहां में तो ये क्या नहीं हो रहा है, यहां में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है, उसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो ये कौन सा फॉर्म था? ये तो फॉर्म था अंटी। और ये कौन सा फॉर्म था? हाइड्रोजन बॉन्ड होने का वजह से क्या हो गई भाई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर ये कौन सा फॉर्म था? गॉच फॉर्म था। तो बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो याद रखना है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो गॉच वाला एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वजह से। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 180 डिग्री में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है? नहीं। कितना डिग्री में होना चाहिए? 60 डिग्री। तो एक ट्रिक बता देता हूं, उससे तुम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भाई कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। अरे भाई मोस्ट स्टेबल जब भी आपको चेक करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप होगा, आर प्रेजेंट ऑन 60 डिग्री एंगल। वो कितना डिग्री एंगल में होना चाहिए? 60 डिग्री एंगल में। अगर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अगर वो 60 डिग्री एंगल में है। और दूसरा मोस्ट बल्की ग्रुप जो होगा भाई, मोस्ट बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन 180 डिग्री एंगल, तो वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अगर 60 डिग्री में होगा तो क्या हो जाएगा? गॉच या एंटी? अगर गॉच हो जाएगा 180 में एंटी, तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा कन्फॉर्मर्स ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कॉपी हो गया? बोलिए भाई, कॉपी हो गया? समझ में आया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है भाई, इसके मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स क्या होंगे? ठीक है,
ठीक है, ऐसे मान लो 4 कंपाउंड लिखा है और इसका मोस्ट कन्फर्म मोस्ट स्टेबल बताना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन को देखो, दूसरा ऑप्शन को देखो, तीसरा चौथा को देखो। क्या बताओ, क्या सीओडी स्टेगर्ड है या इक्लिप्स है? इक्लिप्स तो ज्यादा स्टेबल होता है क्या? नहीं। तो क्या सीओडी तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। या तो हमारा मोर स्टेबल क्या होगा, ए होगा और बी होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बल्कि ग्रुप सेम साइड है, क्या है कि नहीं? क्या इसमें स्टेरिक रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं? क्या हो सकता है, लेकिन उसमें रिपल्सन भी क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन यहां में देखो, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या भाई? क्या बल्कि ग्रुप क्या अपोजिट साइड में है क्या? तो बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो मैंने क्या बोला था कि अगर मोर स्टेबल होना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 60 डिग्री में होना है और बल्कि ग्रुप को 180 डिग्री एंगल में होना है। तो आप मोर स्टेबल ऐसे चेक कर सकते हैं। क्या कॉपी हो चुका है? क्या समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसे आपको क्वेश्चन, ये सब नेट का क्वेश्चन आया हुआ है और आपको चेक करने की कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको बनाने ही तो नहीं है, आपको चेक करना है, देखना है और उसमें से फोटो को टिक कर दीजिए कि कौन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाइए। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, गोच या एंटी? जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो गोच एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ये बताओ कौन सा फॉर्म है भाई? नहीं, गोच या एंटी। और वो कौन सा है? जब दो बल्कि ग्रुप 60 डिग्री में है तो नाम क्या हो जाता है, गोच। और ये क्या है? लेकिन स्टेबल कौन है? ये देख लेना, उसमें बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। अरे नहीं समझे आप लोग? समझे? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर्स है, तो टिक कर देना। ठीक है, अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताइए, इसमें देखो कुछ रिपल्सन नहीं है, अरे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? गॉच वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या समझ पा रहे होंगे? क्योंकि यहाँ में भी देखिए OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें स्टेरिक रिपल्सन का वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। समझ पा रहे होंगे? बहुत अच्छी बात है। कहाँ में थे हम लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन था ना? ठीक। तो एक क्वेश्चन बताइए, मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना है आपको। CH3 CHOH CHF CH3। चलिए मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाइए। मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना है। क्या बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि फ्लोरीन है, OH है। और मोर स्टेबल कन्फर्मर्स आपको बनाना है। क्या बना सकते हैं भाई मोर स्टेबल? क्या ये फ्रंट कार्बन है? क्या ये बैक कार्बन है? क्या ये फ्रंट कार्बन है? इस फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो यहाँ में लिखिए CH3 और यहाँ में क्या लिखेंगे? H। और यहाँ में क्या लिखेंगे? F। और देखिए बैक वाला कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? अगर मोर स्टेबल बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेगर्ड। स्टेगर्ड में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ में क्या है भाई? OH। तो बताओ क्या OH है तो यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ना भाई? ठीक है, यहाँ में लगा देंगे। अगर मानो कोई OH यहाँ में लगा दिया, ठीक है, अगर मान लो ये, और यहाँ में CH3 लगा दिया और यहाँ में H लगा दिया। क्लियर है ना भाई? दूसरा स्टूडेंट ने इसको ऐसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। आपको देखना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। CH3HF, यहां में हो गया OH CH3H। क्या समझ पा रहे हैं? दो बना है। क्या यहां में बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं।
क्या यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? नहीं। और भाई देखो ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत दूर दूर चला गया और बल्कि ग्रुप दूर दूर है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? क्या यहाँ में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है और स्टेरिक रिपल्सन भी दूर दूर है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो अगर मोर स्टेबल बनाना है तो उसका आंसर तो ये वाला होगा, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैंने बोला था ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप को 60 डिग्री में रखिए और बल्कि ग्रुप को 180 डिग्री में, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या समझ पा रहे हैं? एक काफी अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या ये कॉपी हो चुका है? क्या ये मोर स्टेबल आप लोग यही बनाए होंगे, है ना? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग सबको ही? ठीक है, इसका भाई देखो, अगर किसी ने बोला नहीं मैं OH इधर लिखूंगा F इधर लिखूंगा, वो भी सही है। क्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब आइए, अगर एक क्वेश्चन है भाई CH2C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH हाई पीएच पे एक कंपाउंड A, इसका मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना था। इसका क्या बनाना था? मोर A बना, कंपाउंड क्या बना? A, और इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स क्या होगा? कन्फर्मर्स क्या होगा? क्या समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई पहले बताओ, लो पीएच का मतलब कौन सा सोल्यूशन? अगर लो पीएच है तो एसिडिक सोल्यूशन, हाई पीएच है तो बेसिक सोल्यूशन। अगर ये लिखा है हाई पीएच, इसका मतलब क्या होगा? ये बेसिक सोल्यूशन होगा। बेस में क्या होता है? आप बोलेंगे OH होता है। क्या होता है बोलिए? OH। और ये क्या है बोलो? एसिड। एसिड एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं भाई? एसिड बेस को देखता है, बेस एसिड को देखता है, दोनों में से क्या निकल जाता है? पानी। क्या निकल जाता है? पानी। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन से हमेशा क्या निकलता है? पानी। अरे पढ़े होंगे आप लोग, एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए ध्यान दीजिएगा। अरे देखो, ये हाई पीएच लिखा है ना, अगर हाई पीएच लिखा है मतलब सोल्यूशन बेसिक है। अगर सोल्यूशन बेसिक है तो OH को क्या चाहिए? H। अरे भाई क्या चाहिए? H। HOH मिलके क्या निकलेगा? पानी। तो यहां में क्या हो जाएगा? COO माइनस। क्या हो जाएगा? COO माइनस। यहां में बताओ, क्या ये एसिड है ना भाई? क्या इसका H और इसका OH क्या निकल जाएगा? पानी। क्या निकल जाएगा? पानी। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसे हो जाएंगे बताइए? अब ये जो स्ट्रक्चर था, ए का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, COO माइनस, और क्या बन जाएगा भाई? COO माइनस। समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, क्या वो फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन? फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन और COO माइनस। बैक कार्बन से 2 हाइड्रोजन COO माइनस। क्या समझ पा रहे हैं? तुम लोग नहीं समझा? समझा क्या? थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ध्यान दीजिएगा, COO माइनस, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा से बना दूं, ध्यान दीजिएगा, COO माइनस। क्या समझ पा रहे हैं? और यहां में क्या लिखा गया है? HH। क्या लिखा है बोलिए? HH। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये फ्रंट कार्बन तो बन चुका है, ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। और आपने क्या किया? क्योंकि आपको मोर स्टेबल बनाना है तो स्टेगर बनाएंगे, और आपने इस ग्रुप को यहां में रख दिया था। कौन सा ग्रुप को? ये ग्रुप को यहां में रख दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और इस ग्रुप को आपने ऐसे रख दिया भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस ग्रुप को आपने ऐसे रख दिया, और यहां में क्या होगा? HH। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, और आपने ये बैक कार्बन को, एक बार आपने बैक कार्बन को, इस ग्रुप को यहां में रख दिया क्योंकि आपको स्टेगर्ड बनाना था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? क्या ये 2 फॉर्म बन गया? क्योंकि यही 2 फॉर्म में से कोई स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? कौन ज्यादा स्टेबल है? क्या बताओ, यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। अरे भाई देखो, ये नेगेटिव, दोनों का बीच में रिपल्सन सेम सेम आ गया तो क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन यहाँ में देखो, रिपल्सन क्या हो गया? मिनिमम। कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल। क्या समझ पा रहे हैं भाई? देखो, दोनों सेम सेम चार्ज आ गया ना भाई। ये कौन सा फॉर्म था? आप बोलेंगे ये कोच था। क्या था? आपने यहाँ में देखा एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ में देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपका दिमाग में आ गया कोच वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अरे गलत हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन कैसा था? हाई पीएच था। अगर हाई पीएच करेंगे मतलब सोल्यूशन बेसिक है, बेसिक बोले तो OH होगा, और एसिड है, बेस है, पानी निकल जाएगा।
तो इसलिए इस पे चार्ज माइनस और इस पे भी चार्ज माइनस आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव होने का वजह से इन दोनों में क्या होने लगेगा भाई, रिपल्सन होने लगेगा। कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, क्या एल्केन का टोटल आइसोमरिज्म बनाने का क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? एल्केन एल्कीन एल्काइन का टोटल आइसोमर्स बनाने का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? 1 1 1 2 3 5। क्लियर है? 1 का कार्बन 1 का स्ट्रक्चर 1, कार्बन 2 का स्ट्रक्चर 1, कार्बन 3 का स्ट्रक्चर 1, 4 का 2, 5 का 3 और 6 का 5। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आता है फंक्शनल ग्रुप? क्या ट्रिक था? 1 1 2 4 8 17। क्या था? 1 1 2 4 8 17। अगर मान लो लिखा है C5H10O लिखा है, C5H10O2 का टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बन सकते हैं? C5H10O2, अरे क्या लिखा है? C5H10O2 के टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड में किसको साइड करेंगे? COOH का। कार्बन 5 था, COOH साइड हो गया, क्या बचा? 4 कार्बन। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर 4 होता है। क्लियर है ना भाई? हाँ, ऐसे बना सकते हैं। को भी हो गया। चलिए हम लोग बात करें मेटामरिज्म में ऑक्सीजन में कहा चेक करते हैं? एस्टर, ईथर, एनहाइड्राइड। और नाइट्रोजन को 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अमाइन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए तो मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बनाइए तो भाई CH3 CH2 CH CH3 CH2 या इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, केवल इसका मोर स्टेबल कन्फर्मर्स बना दीजिए। पर भी अगर तुम मोर स्टेबल बनाना है तो कन्फर्मर्स क्या बनाना है? स्टेगर या इक्लिप्स? स्टेगर। एक का तो बना लो, दूसरा का देख लेना, बल्कि ग्रुप को दूर दूर रखना है, बाकी तो हो ही जाएगा। देखो ये फ्रंट कार्बन है, क्या है बोलिए? फ्रंट कार्बन। इस फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा था बताइए? इस फ्रंट कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और ये बैक वाला कार्बन है, कौन सा वाला है? बैक कार्बन। और इस बैक कार्बन पे क्या है देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या समझ पा रहे हैं? 2 हाइड्रोजन है, क्या है बोलिए? 2 हाइड्रोजन और इथाइल है। तो इसके रिस्पेक्ट में इथाइल को यहां में रखो और 2 हाइड्रोजन को यहां में रखो, मोर स्टेबल कन्फर्मर्स तैयार हो चुका है। क्लियर है ना भाई? इसका देखो, अगर तुमने इसको यहां में बनाया होगा तो इथाइल को यहां में रखना है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनता है। अरे भाई दूसरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये कन्फर्मल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। क्या कॉपी हो गया है? ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। पहला CH3 CH3, ठीक है, ऐसा लिखा है और आपको चेक करना है कि कौन कन्फर्मर आइसोमरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कौन कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को बनाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? देखो आंसर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के लिए जैसे मान लो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देने की आप लोग बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए भाई, एक बार बताओ क्या ये फ्रंट है ये बैक है? क्या ये फ्रंट है बैक है? और अच्छे से मैं समझाऊं, अगर मान लो लिखा है, देखिए भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या CH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्या? क्या ये फ्रंट है और ये बैक होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये हमें सिग्मा 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 है कि नहीं है? अगर लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो हमेशा वो कन्फर्मर आइसोमरिज्म बनाएगा, वो कन्फर्मर्स बनाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं?
कब ऐसा होगा? लगातार सिग्मा बॉन्ड आ जाए। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूं बताओ क्या ये कन्फर्मर्स आइसोमरिज्म बनाएगा? क्या इसके कन्फर्मर्स बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते हैं। अरे भाई सिग्मा बॉन्ड तो लगातार 2 ही आया, तो अगर लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो कंपाउंड क्या बना सकता है? उसका कन्फर्मर्स बनाया जा सकता है। क्या समझ पा रहे हैं? ये ट्रिक है। अब आइए ध्यान दीजिए, बताओ इसका बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसका स्ट्रक्चर बनाना तो जानते हैं, और भाई फ्रंट है बैक है, फ्रंट से 3 हाइड्रोजन, बैक से 3 हाइड्रोजन। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ इसका कन्फर्मर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देखो इधर CH लिखा है ना, इधर एक सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा है? 4। लगातार कितना सिग्मा है? 4। लेकिन हमको कन्फर्मर्स बनाने के लिए लगातार कितने सिग्मा चाहिए? 3 चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई इसका? क्या आपने इसमें बोला लगातार 4 सिग्मा है? क्या तुम लोग काहे नहीं समझ रहा है ऐसा? देखो ऐसा है HCCCH, ऐसा ही तो है ना। क्या लगातार 4 सिग्मा है? मतलब क्या इसके कन्फर्मर्स बनाए जा सकते हैं? अब बताओ क्या इसको तुम फ्रंट मानेगा, इसको बैक मानेगा? क्या आप आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अरे भाई बोलिए, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब देखो अगर मान लो ऐसा लिखा है, क्या बताओ इसके कन्फर्मर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सिग्मा 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 कितना आ गया? 3। क्या इसके कन्फर्मर्स बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। अरे भाई बन सकते हैं क्या इसके कन्फर्मर्स? अरे भाई देखो लिखा, क्या इसके कन्फर्मर्स बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। अरे भाई देखो CH3 को मैंने ऐसे लिखा, तुम और अच्छे से लिख लो। ऐसे हो गया, बताइए क्या? सिग्मा 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 लगातार 3 सिग्मा हो गया। क्या 3 सिग्मा हो गया? मतलब इसके कन्फर्मर्स बन सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए भाई। क्या इसका अगर हमको कन्फर्मर्स बनाना है, क्या बनाना है? कन्फर्मर्स बनाना है। तो बताइए क्या लिखा है? CH3OH लिखा है। क्या बताओ इसको फ्रंट कार्बन मान लिया? क्या मान लिया गया? फ्रंट। अब तुमको सोच रहे होंगे कि बैक किसको माना जाए? अरे भाई बैक अब हमको मानना पड़ेगा ऑक्सीजन को। किसको मानना पड़ेगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को बैक मानेंगे तो उसको सर्कल से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? सर्कल से। अब थोड़ा सा बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है? कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होता है। तो अगर इसका कन्फर्मर्स बनाना है तो देखो ये फ्रंट कार्बन है, और ये बताइए फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? अरे भाई फ्रंट कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3। अब ये क्या है? ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास एक H है। क्या है? एक H है। लेकिन इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर को रिपीट करके हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपको केवल देखना है कि क्या ये कंपाउंड उसमें कन्फर्मर्स आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या उसका ट्रिक क्या है? लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। मेरी क्लास कितनी नंबर पे होती है? 3। लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड कन्फर्मर्स आइसोमर से होगा। समझ पा रहे हैं क्या? 4 4 भी होगा, मतलब मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या CH4 का कन्फर्मर्स बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो इसमें तो कितने लगातार सिग्मा बॉन्ड है? 2। मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है बोलो? क्या सारा है? सब में कन्फर्मर्स आइसोमरिज्म पॉसिबल। अरे भाई समझ में आया है क्या? क्या मन नहीं कर रहा है क्या पढ़ने का? चलो ठीक। अब मैं थोड़ा सा कुछ रिएजेंट आपको याद कराऊंगा। एक रिएजेंट, ठीक है? और ये जो मैं लिखा रहा हूं ना भाई, ये अभी इसका जरूरत, जैसे अभी आपको याद कराया था ना फरहान ना ऋतिक, समझ पा रहे हैं ना? इसका अभी आपको जरूरत नहीं होगा, लेकिन जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है? अब इसको ना आप हो सके तो लास्ट का 3-4 पेजेस में लिखो, लास्ट का, ताकि आपको रिवीजन में भी, समझ पा रहे हैं ना? रिवीजन करना भी आसान रहेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ लिखा था तुमने। इसको इसका बनाना है, ऊपर का बनाना है। देखिए ऊपर का, देखो हम लोग 2 ऑक्सीजन बना लेंगे। देखो ये ऑक्सीजन है ना भाई, केवल आपको चेक करना है कि होगा कि नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? H H H, ये ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ भाई? एक H। क्या जुड़ा हुआ है? एक H। तो क्या हो जाएंगे? 2 लोन पेयर हो जाएगा। फिर दूसरा ऑक्सीजन को देखो, दूसरा ऑक्सीजन से भी क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर। क्या हो जाएगा? ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेंगे। केवल आपको देखना है पॉसिबल है कि नहीं। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए भाई आगे बढ़ूं मैं। क्या ये कॉपी हो चुका है? अब थोड़ा सा मैं और 5 मिनट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग, मतलब आज की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है?
एक बार जल्दी से बोलिए, सबसे पहले याद करते थे तो सबसे पहले में क्या आ रहा था? नाफरान। क्या आ रहा था भाई? नाफरान। जल्दी से एक बार रिपीट करेंगे तब मैं आपको एक रिएजेंट याद करूंगा। हाँ, यहां में थे हम लोग, शुरुआत यहीं से किया गया था। बिना देखे हुए बोलना भाई, एक बार जल्दी से देखिए। ना फरहान, मेरे साथ में बोलिए, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन। क्या समझ पा रहे हैं? अब इसको एक बार बहुत स्पीड में बोलना है तो आगे आपको एक क्या लिखाया जाएगा? रिएजेंट याद कराया जाएगा, ताकि देखो रिएजेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही याद नहीं होता है कि ये रिएजेंट क्या काम करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप विश्वास रखना कि जब हम लोग जीओसी 1 पढ़ेंगे तब तक हमारा ये सब कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से जोर से बोलना है। सबसे पहले, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड। भाई तुम लोग बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा अभी। इस बार पूरे स्पीड में बोला है, सब कुछ बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाना है। चलिए मैं इसको आगे करता हूं, चलिए बोलिए। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन। क्लियर है ना भाई? ये याद हो चुका है। क्या हो गया है? याद हो चुका है। चलिए थोड़ा अब ध्यान देना, मैं ये रिएजेंट लिखा रहा हूं। चलिए जल्दी से बताइए, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अमाइन में, NH2 में, अमाइन में सिंगल बॉन्ड, अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड, ईथर में सिंगल बॉन्ड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड डबल बॉन्ड, एस्टर डबल बॉन्ड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड, कीटोन में डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, हमको कुछ रिएजेंट याद रखना है। आज मैं एक ही रिएजेंट आपको याद कराऊंगा, और ये जो लिखा रहा हूं मैं लास्ट में लिखना भाई, ताकि आपको मिक्स हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए इसको सेपरेट से लिखना। जैसा अभी मैं जो ना फरहान ना ऋतिक भी याद कराया था ना, उसको पीछे लिखना, 4-5 पेज छोड़ दीजिए, उस पे लिखिए। लास्ट का 5-6 पेज खाली रखना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे चल के आपको याद होंगे। ठीक है, 5-6 पेज छोड़ा, वहां से शुरू करो। 5 पेज मतलब जो बाकी रहेगा उसमें लिखना है। ठीक है, चलिए रिएजेंट। रिएजेंट में मैं आज याद करा रहा हूं ऐसे रिएजेंट जो रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं भाई? रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन। अच्छा बताइए, क्या करते हैं भाई? रिडक्शन। रिडक्शन वाले कुछ रिएजेंट है और उसको आज हम लोग याद करेंगे। क्या करेंगे? याद। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भाई, रिडक्शन किसको बोलते हैं? आप बोलेंगे रिडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, बताइए? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। अगर मैं बात करूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन उसी को ना बोला जाता है। तो रिडक्शन में कुछ रिएजेंट होते हैं, कोई कोई रिएजेंट ऐसा होता है जो क्या कर देता है? रिडक्शन कराता है। कौन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो इसका रिडक्शन होता है, वो दूसरा कंपाउंड को रिड्यूस करा देता है? समझ पा रहे हैं ना? तो उसके बारे में हम लोग याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रिएजेंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेड फास्फोरस HI। क्या पढ़ने वाले हैं? रेड फास्फोरस HI। क्या समझ पा रहे हैं? ये आपको बार बार दिखाई देगा, और देखो इससे तुम कितना आसानी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें रिडक्शन की, किसकी बात करें भाई? रिडक्शन का। मतलब ये देखो, रिडक्शन में पहला रिएजेंट का नाम क्या है बताइए? HI, रेड फास्फोरस। क्या बोलेंगे? रेड फास्फोरस HI। क्या बोलेंगे? रेड फास्फोरस HI। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं HI रेड फास्फोरस। क्या बोल सकते हैं? सबका ध्यान भाई बोर्ड पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही है। बस 5 मिनट इसको याद कर लेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएजेंट, ऐसे 7-10 रिएजेंट है जो आपको बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आते रहेंगे, अभी से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला रिएजेंट का नाम क्या है? रेड फास्फोरस HI। इसका ट्रिक है याद करने का, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। क्या होगा? जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। देखो ये ऐसा रिएजेंट है ना भाई, कोई भी आ जाए उसको डायरेक्टली एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। मतलब देखो, जिसमें पाई बॉन्ड होगा ना, पाई बॉन्ड को पूरा तोड़ देता है और हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है। मतलब पूरा पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देता है। क्या कर देता है भाई? पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देगा। ट्रिक क्या है?
जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें भाई एल्डिहाइड, क्या बात करें, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन। बताओ इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली क्या बना देगा, एल्केन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन है तो एल्केन में भी 4 कार्बन होंगे। जैसे बताइए ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम सुना है क्या कितने कार्बन होते हैं इसमें, 6, फॉर्मूला इज C6H12O6। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर HI रेड फास्फोरस के साथ में करा दिया जाए, कंपाउंड क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन। क्या बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन था और हेक्सेन में भी कितनी कार्बन है, 6। याद करेंगे, अरे भाई कोई भी कंपाउंड आ जाए अगर उसकी रिएक्शन HI रेड फास्फोरस से कराएंगे तो क्या बना देगा, एल्केन। भाई आवाज नहीं आई, क्या बना देगा, जोर से बोलिए, क्या बना देगा, एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बना देगा, एल्केन। एल्डिहाइड को क्या बना देगा, एल्केन। एसिड एल्डिहाइड को क्या बना देगा, एल्केन। एसिड अमाइड को क्या बना देगा, एल्केन। नाइट्राइल को क्या बना देगा, एल्केन। मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके सामने आएंगे तो इसको क्या बना देगा, बताओ, एल्केन बना देगा। कौन बना देगा, एल्केन। और रीजन कौन है, HI रेड फास्फोरस। क्या नाम है बोलिए, HI रेड फास्फोरस। थोड़ा सा ध्यान दो, एसिटिक एसिड को क्या बना देगा, अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन, अरे एसिड, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, एक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड को, अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन HI रेड फास्फोरस के साथ क्या बनेगा, इथेन बनेगा। और ब्यूटाइल एसिड का क्या बनेगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्यूटेन। वेलर एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेंटेन। वेलर मतलब 5 कार्बन। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, तुम लोग नहीं समझा, क्या समझाएगा क्या? अगर बताइए इसकी रिएक्शन अगर मान लो ऐसा लिखा है और ये CHO लिखा है और उसकी रिएक्शन अगर HI रेड फास्फोरस के साथ में करा दिया जाए, CHO क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे भाई कार्बन एक है ना, साइड में तो कार्बन एक है ना, तो ये CHO फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वही आपको याद रखना है कि अगर HI रेड फास्फोरस आएगा सबको क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। याद करने का तरीका, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो ये सब एल्केन बन जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं भाई, प्रोपेन को किसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोपेन को, एल्केन ही है। प्रोटीन, इन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को प्रोपेन। ब्यूटाइन को ब्यूटेन बना देगा। समझ पा रहे हैं ना। फ्रक्टोज को किसमें, अच्छा चलिए बताइए, सुक्रोज को, सुक्रोज बोले तो चलो छोड़ो, सुक्रोज का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, हेक्सेन। फ्रक्टोज को किसमें करेगा, अरे भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, एक एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, हेक्सेन। किसमें कन्वर्ट कर देगा, हेक्सेन में। क्या ये रिएजेंट याद रहेगा, याद करने का तरीका, जो हमसे टकराएगा, ऐसे ही याद रखना है, जो हमसे, सही लिखा क्या, तो आप खुद लिख लेना है, आपको ऐसे ही याद रखना है। क्या समझ पा रहे हैं, क्या ये रिएजेंट, आपको 2 चीजें मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या बताया, एक तो ना फरान ना ऋतिक वाला, और एक रिएजेंट रिडक्शन का एक रिएजेंट बताया कि ये कोई भी रिएजेंट आपको कोई भी एसिड में दिखाई दे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, कुछ भी हो, तो उसको डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कर देगा। अरे भाई मैंने तो एस्टर लिखा नहीं, क्या वो एस्टर को करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ये सबको करेगा, किसी को छोड़ता नहीं है। सबको क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। सबको क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। अभी से हम लोग याद करेंगे ताकि जब हम रिएक्शन पढ़े तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से मालूम हो। क्या समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। क्या एक और रिएजेंट पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ना चाहेंगे, बस एक और पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं, 3 ही तो उसमें पढ़ना है, बस बस भाई। NaBH4 क्या है, NaBH4 नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ध्यान देना। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप,
अरे भाई बोलिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड हैलाइड। क्या है बोलिए? एसिड हैलाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या होता है? कीटोन। अरे भाई कीटोन है, और ये बना देता है इसको एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल। याद रखना, दूसरा रिएजेंट है NaBH4। क्या है भाई? NaBH4 क्या काम करता है? रिडक्शन कराता है। अगर बताओ एसिड हैलाइड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल। कीटोन को किसमें? एल्कोहल। एल्डिहाइड को किसमें? एल्कोहल। बस सिर्फ और सिर्फ तीन ही को करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। अगर एस्टर आ जाए, क्या उसको रिड्यूस करेगा? नहीं। क्या समझ पा रहे भाई? तो ये बताओ NaBH4 किस किस को करता है? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। बस याद रखना है, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये रिएजेंट डायरेक्टली इसको एल्कोहल बना देगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो आज की क्लास मुझे नहीं लग रहा कि और आप तीसरा रिएजेंट पढ़ने के विचार में। थर्ड रिएजेंट में तो सबसे मजा आने वाला है, लेकिन आपका समय लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं आपको आगे कंटिन्यू कराते भी रहूंगा, और बीच बीच में ये जो बातें हैं जो आपको दिखाई नहीं जाएंगी, जो आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 10 बजे से होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, 2 बजे से नहीं होगा, 10 बजे से सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। लेकिन वो 50 क्वेश्चन पूरा करना होगा। क्या क्लियर है ना भाई? टाइम होगा 1 घंटा। कितना घंटा? चलिए ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतने ही।